खिलाफ नहीं फरमाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिग 7 में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जाए तो मकामी तौर पर पैदा होने वाली और बाहर से दरामद होने वाली अशिया दोनों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। आटे की कीमत में गुज़श्ता साल सितंबर के मुकाबले में इस साल तक 50 से 60% तक इजाफा हो चुका है। यानी कि इस गवर्नमेंट में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में 50 से 60% तक अगर गुज़श्ता हुकूमतों का मवाजना किया जाए तो 50 से 60% तक ये इजाफा हो चुका है। चीनी की कीमत में 20 से 30%, जबकि दाल मसूर की कीमत में 25%, दाल मूंग की कीमत में 40% और दीगर दालों की कीमत में तकरीबन 50% तक इजाफा हो चुका है। खुश्क कीमत में 5%, गोश्त की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। नाज़रीन, आपको ये भी इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते चलें कि जो अशिया ज़रूरियाँ हैं जो आवाम की पहुँच से बहुत दूर जाती जा रही हैं, यही शिकवा है आवाम का, यही सरापा सवाल है पाकिस्तान की आवाम की। इस गवर्नमेंट में जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से कहा गया था कि जो कीमतों का जो पहाड़ है, कीमतों की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा इस हुकूमत में, और नया पाकिस्तान का जो ख्वाब दिखाया गया था अशिया ज़रूरिया के हवाले से, बिजली की कीमतों में हवाले से, गैस की, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, वो आवाम सरापा सवाल हैं कि वो तमाम तर वादे अभी तक पूरे नहीं हुए और रोज़मर्रा की जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। नाज़रीन, माहिर मुआशियात ग़िज़ाई अशिया की कीमतों के इजाफे के हवाले से कहते हैं कि सप्लाई चीन में तातुल, गैर ज़रूरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और हुकूमत की बद इंतज़ामी को करार देते हैं कि महंगाई जो हुई है वो सारे जो ज़िम्मेदार हैं वो ये तीनों मामलात हैं। हुकूमत कहती है कि सप्लाई चीन में इतना ज़्यादा तातुल आया है कि सब्ज़ियों तक की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और माहिर मुआशियात इस मुताल्लिक़ गौर व फिक्र करने के बाद कहते हैं कि इसकी एक मिसाल टमाटर है, जिसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला। गुज़श्ता साल भी ये सारे मामला हमने देखे, रवां साल भी हर रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हम हर रोज़ देखते हैं, और इसी पर जो है आवाम सड़कों पर निकल आते हैं और अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए फिर वो दूसरे हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक की जो मामलात है वो माहिर मुआशियात कहते हैं कि चीनी और आटे की कीमतों को उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, यानी कि जो मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, चाहे वो चीनी हो गई, चाहे वो आटा हो गया, चाहे वो दालें हो गई, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, करप्शन होती है, और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी माफिया है, स्मगलिंग करने का जो माफिया है, वो अगर ये सारे मामलात में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो मुल्क में ऑटोमेटिकली जो है वो महंगाई बढ़ती है। और वो ये भी कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ उनकी कीमतें बढ़ती देख रहे हैं, तो उन्होंने उन अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। यानी कि जब अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता है तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो अपनी रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं, रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया, उनको ज़ख़ीरा कर लेते हैं। जैसे आटा हो गया, हमने पिछले साल भी देखा कि आटा चीनी माफिया के हवाले से काफ़ी ख़बरें जो हैं वो गर्दिश की थी। माहिर मुआशियात इस मुतालिक कहते हैं कि 5 साल के बाद अंडों और दूध की कीमतें भी बढ़ी हैं। रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया जो है वो एक जगह, आटा, दालें, चीनी, लेकिन जो अंडे, दूध, जो कीमतें हैं, खुश्क दूध ख़ास करके जो बच्चे भी यूज़ करते हैं, उनकी कीमतें खासी आसमान तक पहुँची हैं, जिसकी बड़ी वजह हुकूमत की अदम तवज्जो ही माहिर मुआशियात करार दे रहे हैं। अजनास की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि ज़रई शोबे का मुसलसल नज़रअंदाज होना, और इसकी वजह से गंदम की फसल की पैदावार में कमी आई है, और मज़ीद कमी आने का इम्कान भी माहिर मुआशियात की जानिब से ये कहा गया है कि मज़ीद भी इसमें फसल की जो पैदावार है उसमें कमी आएगी। और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से उन्होंने कहा है कि जब तक ये सारे मामला ज़ख़ीरा अंदोज़ ख़त्म नहीं कर देते, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक़, करप्शन से मुताल्लिक़, तो ये महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। और हुकूमत की यहाँ पर ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जो हुकूमत की अदम तवज्जो ही है सारे मामलात में, वो भी खासी मनफी असरअंदाज हो रही है सारे मामलात पर। माहिर मुआशियात अपने गौर फ़िक्र के बाद ये कह रहे हैं कि हुकूमत की गंदम और चीनी की दरामद पे ताख़ीर भी इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार है, और वो कहते हैं कि ये इक़दाम अगर पहले उठा लिया जाता तो सूरत हाल इस कदर ख़राब ना होती। माहिर मुआशियत मज़ीद कहते हैं कि कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह तो इंतज़ामी तौर पर कमज़ोरी है, जिसकी वजह से हुकूमत अजनास की रसद तलब का सही अंदाज़ा ना कर सकी,
और जब उनकी दरामद का फैसला किया तो बहुत देर हो चुकी थी, जिससे इसकी कीमतों में इजाफा भी हुआ, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और कीमतों को कम करने के हवाले से जो है मदद फराहम नहीं की गई हुकूमत की जानिब से। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने भी कीमतों में इजाफे में किरदार अदा किया है और मुल्क में शरह सूद के हवाले से कहा गया है कि कमी के बाद लोगों की पैसे के खर्च करने की आदत भी इसमें काफ़ी असरअंदाज हो रही है। जबकि कम शरह सूद पर बैंक से कर्जा मिल रहा है तो लोग लागत पर मैसर फाइनेंसिंग को खर्च करते हैं। और जो अशिया की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जो लोग कर्जा ले लेते हैं और लोग जो हैं बड़ी लागत पर मैसर फाइनेंसिंग का अगर मौका मिले उनको तो वो खर्च कर देते हैं अपने सारे पैसे, जो अशिया की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह भी कहा जा रहा है। बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। सर ये मैं आपसे सारी सिचुएशन पर खुल के मैं बात करना चाहूँगा गवर्नमेंट के हवाले से भी, और इसमें जो है बराह रास्त आवाम जो मुतासिर हो रही है अशिया ज़रूरिया की कीमतों में। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो आटा, दालें, चीनी सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यहाँ पर आवाम के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि बराह रास्त आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे। गवर्नमेंट अगर अवामी हो, लोगों की हो और लोगों को जवाब सर आप हमें सुन सकते हैं? तो फिर जी मैं सुन सकता हूँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर कंटिन्यू रखें। हेलो सर आपको हमारी अगर आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सारी सिचुएशन आपने देखी सुनी भी, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी इस तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे, प्लान्स नहीं किए जा रहे। रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो बराह रास्त आवाम मुतासिर हो रही है। तो कौन सी ऐसी प्लानिंग्स करनी चाहिए गवर्नमेंट को? जी देखें, अगर अवामी हुकूमत हो, अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत हो और अवाम को जवाब दे हो, तो फिर मेरे ख्याल से अवाम के मसाइल का हल तरजीह हुआ करती है हुकूमत की। लेकिन अगर अवाम को जवाब दे ही हुकूमत ना हो और हुकूमत सिलेक्टेड हो, तो फिर यही मामलात हुआ करते हैं कि आपने 22 साल जिन चीज़ों को गर्दाना, आप कहते रहे कि आपके पास मसाइल के हल हैं, आप कहते रहे आपके पास बेहतरीन टीम है, आप लोगों को चोर और डाकू कहते रहे, लेकिन 3 साल होने को है कि आपको बुनियादी मसाइल के बारे में अभी तक इदराक ही नहीं है कि मसाइल हैं क्या और उनका हल किस तरह करना है। अब आपने पाकिस्तान के ऊपर पूरी IMF की टीम लाके बिठा दी है। ठीक है, पाकिस्तान के हम भी मानते हैं हालात बुरे थे, हमारी हुकूमत को भी IMF के पास जाना पड़ा, लेकिन हमने IMF के सामने सरेंडर नहीं किया। हमने IMF से कर्ज लिया, लेकिन पॉलिसीज हमने वो बनाई जो अवाम दोस्त। हमने लोगों को रोजगार भी दिया, हमने महंगाई अगर कुछ बढ़ी तो हमने तनख्वाहों में बहुत ज्यादा इजाफा किया जिससे कि IMF मना करती थी। हमने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, हमने लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए, हमने छोटे काश्तकार को उसकी इमदादी कीमतें, उसकी जो पैदावार थी उसकी बढ़ाई और उसे मुस्तहकम किया। हमने मजदूर की कम से कम तनख्वाह को बढ़ाया। हमने पाकिस्तान के अंदर छोटे कारोबारी, छोटे दुकानदार को सहूलतें दी और फिर 70 लाख गरीब तरीन खानदानों को रियासत की तरजीह बनाया। तो मैं तनकीद से पहले बताना चाहता हूं कि अगर हुकूमत के अंदर कुछ करने की सकत हो और वो अवाम को जवाबदेह हो, तो फिर वो रियासत का जितना भी सरमाया है उसका रुख अवाम की तरफ रखते हैं। लेकिन अब ये 3 साल से ये जो पाकबाज हुकूमत आई है, करप्शन खत्म करने के वादे पे आई थी कि 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, कर्ज लेना नहीं है, खुदकुशी कर लूंगा, पेट्रोल की कीमतें, ये जगह टैक्स है और ये डाकू लेते हैं, कीमतें बढ़े तो देख लेना कि वजीर आजम डाकू है। जो ये चीजें कहते थे, 3 साल के अंदर क्या हुआ? जितनी पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं बढ़ी। जिस तरह बिजली की कीमतें इन्होंने बढ़ाई, आज आप देखें ना, हम 4 रुपए यूनिट बिजली देते थे तो हम चोर थे, ये 20 रुपए दे रहे हैं तो ये ठीक है। अब आप बताएं कि कौन फैसला करेगा? हम महंगा पेट्रोल खरीद के अवाम को सस्ता देते थे, सब्सिडाइज, अवाम पे बोझ नहीं डालते थे, तो हम गलत थे। और जो पेट्रोल से हुकूमत कमा रही है, जगह टैक्स वसूल कर रही है भरपूर तरीके से, वो ठीक है। आज किसान की इमदादी गंदम क्या है, इमदादी कीमत क्या है उसकी फसलों की, आज मजदूर का क्या हाल है,
आज लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी थी और ये इदारों को बंद कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। आपने देखा PI के मुलाजमीन खुदकुशियों पे मजबूर है, स्टील मिल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, लेडी हेल्थ विजिटर्स इस्लामाबाद पहुंची होती हैं। तो ये सारी वजह ये है कि ये लोग IMF के आगे सरेंडर कर चुके हैं। इनकी तरजीह पाकिस्तान के अवाम नहीं है। ये जो 3 साल से इतना पैसा, इतना टैक्स लगा है, आप पेट्रोल पे भी कमा रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर भी कमा रहे हैं, हर मामले के ऊपर, बिजली से आपने इतना टैक्स ले लिया, इतना पैसा कमाया, ये पैसा किधर जा रहा है? ना तरक्याती काम हो रहे हैं, ना 3 सालों में आपने कोई बड़ा मंसूबा बनाया है, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा हॉस्पिटल बना है, ना लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है, ना तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, ना किसान को कुछ मिल रहा है, ना मजदूर को कुछ मिल रहा है, ना आम आदमी को। तो ये 3 साल से जो इतना टैक्सों की भरमार से ये पैसा किधर जा रहा है, ये सवाल है आवाम का। अब इसका जवाब देना, आप किधर जाके गुम हो गए? हमें दिखाते रहे आप असद उमर, पोस्टर बॉय था आपका, मुआशी मसीहा था, आज उसे पीछे करके आपने आया, जो हमारा वजीर खजाना हमने कुछ देर के लिए रखा था, आप उसी को गुरु मान गए और उसके आगे बैठ गए हैं कि आप हमें कोई पॉलिसीज दें। तो भाई फिर आपको लाने का इसीलिए लाना था आवाम ने कि आप पाकिस्तान की मईशत को नेगेटिव ग्रोथ में ले आते। हमारे दौर के अंदर मईशत कहाँ पे थी, आज मईशत कहाँ पे है? आज पाकिस्तान बदतरीन मुआशी सूरत हाल में है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नेगेटिव में है और अफगानिस्तान की 3.8 पे है। अच्छा, और श्रीलंका की 7। ये सारी सूरत हाल आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने ये जिक्र किया कि IMF की तमाम तर शराइतें मान ली गई हैं हुकूमत की जानिब से, तो IMF की शराइतें मानने के बाद ये सारी सिचुएशन ये क्रिएटिव हुई है? अब अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस वजह से सारी सिचुएशन बढ़ती जा रही है? देखिए, IMF एक जो है वो मॉनिटरिंग फंड है, वो वैसे ही है जैसा आप किसी सेठ के पास चले जाएंगे, हाँ। किसी से आप कर्ज ले लें तो वो फिर ज्यादा से ज्यादा सूद लेता है आपसे। बिल्कुल। और ये तरीका कार है, यही IMF का रोल है। अगर आप जरा बड़े लेवल के ऊपर चले जाएं, अब उनका काम ये है कि वो जहां से पैसा इकट्ठा हो सकता है स्टेट को, वो कहेगा कि वहां से इकट्ठा करें। अब उन्हें कोई सरोकार नहीं आया, मैं अपने ना इलेक्शन लड़ना है, ना IMF को पाकिस्तान के अवाम से कोई सरोकार है। उन्होंने जो पैसे दिए हैं, उन्होंने अपने पैसे सूद समेत वापस लेने हैं। वो अब आपको बताएंगे इधर भी टैक्स लगाओ, इधर भी टैक्स लगाओ, ये चीज भी महंगी कर दो, ये भी कर दो, बाहर में जाए अवाम उनके लिए तो उसकी। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल मेरा बनता है कि इमरान खान साहब या गवर्नमेंट के किसी भी रहनुमा से सवाल किया जाता है कि महंगाई हो रही है, तो वो उनके पास एक जवाब होता है कि पिछली गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो कर्जे लिए थे उनको उतारने के लिए सारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है, महंगाई हो रही है, उनका सूद दिया जा रहा है। जो पिछली गवर्नमेंट ने IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो कर्जे लिए थे उनको उतारने के लिए इससे बड़ी जहालत की बात ही कोई नहीं है। हर हुकूमत ने कर्ज लिए थे और हर हुकूमत सूद देती थी उसके मुताबिक। अच्छा। ये कोई ऐसी बात नहीं है सिर्फ इन्होंने कर्ज लिए। क्या इन्होंने कितना कर्ज ले लिया ये भी तो बताए ना। इन्होंने पाकिस्तान साल में उतना कर्ज नहीं लिया जितना इन्होंने 1 साल के अंदर ले लिए, उसका भी तो सूद देना है ना। क्या इन्हें बगैर सूद के कर्जे मिल रहे हैं? बात इतनी है कि इन्होंने जहालत झूठ के साथ, इनका काम है मुनाफिक, लोगों से झूठ बोलो, झूठ बोल के एक दफा हुकूमत कर लो, फिर देखी जाएगी। बात यह कि अगर हम कर्ज ले रहे थे तो हम मुल्क चला रहे थे, मुल्क चल रहा था। आप कर्ज भी हमसे ज्यादा ले रहे हैं और आपसे मुल्क भी नहीं चल रहा। आप एक पेज पे भी हैं, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। आप तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाते, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि आप लोग कैपेबल नहीं है, और जब कोई कैपेबल नहीं होता तो उससे नुकसान रियासत को भी होता है, मुल्क और अवाम को भी होता है, जमहूरियत को भी होता है। तो हम समझते हैं कि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। इनसे तो एक अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही, किस उम्मीदवार को कहाँ पे खड़ा करना है इन्हें ये पता नहीं है, किसे कैसे चलाना है इन्हें ये पता नहीं है। 12 करोड़ लोगों का वजीर आला अगर ये बुजदार जैसा चुन लेते हैं, अगर ये बदतमीज लोगों को अपने गिर्द कैबिनेट के अंदर बिठा लेते हैं, अगर कोई इनके अंदर साहिब फाहम नहीं है, साहिब अकल नहीं है, साहिब इदराक नहीं है, साहिब जुबान नहीं है, तो आप इनसे अंदाजा लगा लें कि ये कैसे लोग हैं और हुकूमत कैसे चल रही है। आप बता दें कि कौन से हुकूमत ने कानून साजी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है। आपको तो कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, और ये कानून बनाने के लिए, आईनी तरमीम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर जब ये एक्सटेंशन का मामला था आर्मी चीफ का, इनसे एक लेटर नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेइज्जत किया कि आपको एक लेटर लिखना नहीं आता। जिस हुकूमत की सारी कैबिनेट को मिलकर एक लेटर ना लिखना आता,
आप उनसे हुकूमत उनसे चलवा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, करंट अकाउंट कैसे ये डेफिसिट चलेगा? जो है पाकिस्तान का, ये इसका अगर मवाजना करें पिछली गवर्नमेंट से और अभी की जो गवर्नमेंट है, तो आप क्या इसके बारे में कहेंगे कि कितना डिफरेंस है दोनों में, पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट में? देखिए, डेफिसिट तो आपके सामने आ गया। ये जितना भी मैं आपको कह रहा हूँ, जितनी कमियां हैं, हाँ, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुई है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हाँ। पाकिस्तान का इस वक्त जो रुपए की कदर कीमत है वो आपके सामने है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और फसलों के हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का, इसकी वजह यह है कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, इन्हें कोई तजर्बा नहीं है, इन्होंने आज तक एक कोई दुकान नहीं चलाई, इन्हें पूरा 22 करोड़ लोगों का मुल्क दे दिया गया है। किसी को नाउ हाउ ही नहीं है। मुझे बताया ना इमरान खान साहब ने क्या किया। आज भी वो रियासत के मामला को भी क्रिकेट की जुबान में बताते हैं। और अब मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे जो इन्हें लाने के थे दर पे। आज वो क्रिकेट की जुबान में बात सुनते हैं। क्या क्रिकेट की जुबान में मुल्क चलाया जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया वाले को मैंने 4-5 वर्ल्ड कप जीते हैं, वहां पे तो फिर किसी सियासतदान की बारी ना आई, वो कैप्टन बारी बारी वहां पे वजीर आजम बनने लगे। इससे भी जाहिलियत हो सकती है कि एक बंदा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते, आपने उसे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। इससे बड़ी बताएं जाहिलियत क्या होगी। और उस जाहिलियत का आप नतीजा देख लें, आपके सामने है कि किस सतह के ऊपर हम बैठे हैं। जिस शख्स को पता ही नहीं है मुल्क कैसे चलता है, जिसने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई कभी, आपने उसे 22 करोड़ लोगों का मुल्क दे दिया है। इससे बड़ा तमाशा क्या होगा? और आप लगा हुआ है 3 सालों से तमाशा। उसका काम, जब आप परफॉर्म कर नहीं पाते आप गालियां बकते हैं, उसे भी गाली, उसे भी गाली, उसे भी गाली, ताकि पता चले सारे झूठे हैं, मैं सच्चा हूँ। अच्छा, आप सच्चे हैं तो भाई काम सर, करें। ये पाकिस्तान सस्ते को सहूलत करप्शन बाजार बनाएं, जो पाकिस्तान मुतारिफ की करवाए इकोनॉमी गए, को दुरुस्त करें। सस्ते सहूलत बाजार, यूटिलिटी स्टोर्स हो गए, सब्सिडी सब्सिडाइज जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से आवाम तक पहुंचाई जा रही हैं, कि सब्सिडी दी गई है शेख और नौश में, तो ये हुकूमत का एक अच्छा जेस्टर या एक अच्छा इक़दाम नहीं है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये सब्सिडाइज और सस्ते सहूलत बाजार, चूँकि वहाँ से भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि वहाँ भी अशिया ज़रूरिया महंगी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आम आदमी के तौर पे बात करूं, मैं भी खुद भी ग्रॉसरीज भी खरीदते हैं, हम चीजें भी खरीदते हैं, घर के मामलात भी चलते हैं। हमें भी पता है कि जो आपका किचन पहले कितने में चल रहा था आज से 2-3 साल पहले और आज कितने में चल रहा है। हर एक को ये, आपके पास भी आपके मामलात भी हैं। लेकिन मैं अगर बात करूंगा तो शायद इसे तनकीद समझा जाए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना कैमरा लेके और अपना माइक लेके तो यूटिलिटी स्टोर्स और सहूलत बाजार के बाहर चले जाएं और आप देखेंगे हुकूमत को कितनी दुआएं मिल रही हैं। आप भी जरा मुस्तफीद हो जाइएगा उन दुआओं में। अगर आपका भी दिल करे तो थोड़ी सी हुकूमत की तारीफ करके देख लें। अल्लाह करे कि आप खैर खैरियत से वापस आ जाए उनकी तारीफ करने के बाद। आप लोगों से जाके सुन लेना आम आदमी की आवाज क्या है, सहूलत बाजार से किसी को कितना फायदा है, यूटिलिटी स्टोर से। देखिए, जब भी देखिए 2 तरीका कार है। अगर महंगाई बढ़ती है, कुछ चीजें अशिया जरूरत ऐसी होती हैं बुनियादी जरूरत की, जैसे हम यूके में पढ़ते हुए वहां ब्रेड एंड बटर कहते हैं, इसे कभी ना पढ़ाएं, जो लोगों की बेसिक जरूरत है। इसी तरह आपके लिए आटा है, घी है, दालें हैं, बुनियादी चीजें जो है उनकी कीमत ना बढ़ने दी जाए। और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों को इनकम को बढ़ाएं। जो कम तरीन इनकम के ऊपर लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ा दें ताकि वो एटलीस्ट महंगाई का मुकाबला कर सके। हमारा जब दौर था 2008 के अंदर तो मसाइल बढ़े थे, तो हमने तकरीबन 180% इजाफा अपने 5 साल के अंदर तनख्वाहों के अंदर, पेंशन के अंदर किया। और उसके बाद लोगों की जो कैपेसिटी थी वो बड़ी, लोग खरीद यानी कि इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि सारे मामलात कंट्रोल किसी हद तक हो सकते हैं कि जो बेरोजगारी है नौजवानों में बढ़ती हुई, उसको कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, हमने करके दिखाए हैं। चलें, ठीक है, ठीक है। हम तो ये बात कर रहे हैं जो हम कर चुके हैं। ठीक है, वैसे सर आमिर हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल, रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता है और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो करप्शन की बड़ी वजह जो हमने देखी है, सुनी है, तज्जिया किया है, ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ गई है। वो माफिया जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है आटा, चीनी, दालें, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में, उसी वजह से जो है महंगाई होती है। अगर गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी चीज़ पर, किसी भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। अगर उनके पास बड़ी मकदार में अशिया ज़रूरिया की कीमतें रखी हुई हैं तो उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं कीमतें बढ़ने से पहले ही, और वो जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो फिर मार्केट्स में लाई जाती हैं ताकि वो
खुद साख्ता चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं, और दूसरा ये कि आवाम तक वो चीज़ें देर से पहुँचती हैं और महंगी कीमतों में पहुँचती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए। नाज़रीन, आगे की जो हमारी दूसरी स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पंजाब में जो धुंध की जो एक लहर है, सूरत हाल है, फॉग की जो मिक्सचर, जो हवा का तनासुब है वो हद निगाह भी कम है, ये मिक्सचर जो बना हुआ है हवा का और मौसम का, इस पर ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 17 फरवरी आज पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को जाहिर की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, और ऐसा ही हुआ। गुज़श्ता रात भी हमने देखा कि पंजाब के लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के जो है वो बादल शदीद थे, हद निगाह बहुत कम रह गई थी। मुख्तलिफ इलाकों से हमें ये भी खबरें मौसूल हुई थी कि नाखुशगवार वाक़यात भी रोनुमा हुए हैं। मोटरवे M3 M2 जो है वो भी बंद की गई थी। इसके साथ साथ जो सड़कें हैं मुख्तलिफ जगहों की, वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी कि धुंध की वजह से कुछ ट्रैफिक हादसात भी रोनुमा हुए थे, और उसको कंट्रोल करने के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी। कल यानी कि आने वाला कल 18 फरवरी 2021 के मामलात भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताए गए हैं कि मुल्क भर में बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों से मुताल्लिक महकमा मौसमियात की पेशगोई यह है कि शदीद सर्द मौसम रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। 19 फरवरी की जो पेशगोई की गई है 2021-19 फरवरी, मुल्क के बालाई इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, और बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का महकमा मौसमियात की जानिब से इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। 20 फरवरी 2021 मुल्क के बालाई इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 21 फरवरी से मुतालिक महकमा मौसमियात की पेशगोई यह है कि मतला साफ रहेगा, मतलब मुख्तलिफ औकात में अबर आलूद भी रह सकता है। ताहम खित्ता पोटोहार से मुताल्लिक, खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक, गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक, कश्मीर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि वहाँ की जो शहरी हैं, वहाँ के बासी हैं, वो गरज चमक के साथ बारिश का सामना भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने महकमा मौसमियात के जो लोग हैं उनकी जानिब से पेशगोई की जा रही हैं कि ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर पहले ही आवाम जो है वो अपना ले। हमारा इस प्रोग्राम में ये सारे मामला डिस्कस करने का भी मकसद यही होता है कि जो आने वाली पेशगोइयाँ हैं मौसम से मुताल्लिक और जो एहतियाती तदाबीर है महकमा मौसमियात, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया है, तरजीहात में जो शामिल हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए आप इस सारी सिचुएशन जो है वो सारी सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 22 फरवरी से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि मुल्क के बेशतर इलाके ऐसे होंगे जहां पर मतला अबर आलूद रहेगा, और ये सारे इलाके मैंने आपसे डिस्कस किए। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरा कॉन्फिडेंस मेरी ये खूबसूरती है, कैमरे का जादू नहीं, ये है परफेक्ट फेयरनेस का जादू। मैजिक ब्यूटी क्रीम। तारों से भी आगे रख अपनी नजर को, रख जीत जहन में, तू हरा दे हार को। तारों से भी आगे रख अपनी नजर को, रख जीत जहन में, तू हरा दे हार को। कर बुलंद तू अपनी खुदी को, रब की रजा भी यही है। हिम्मत तेरी पहचान है, यही तेरी शान है। तू खेल आजादी से, तू जीत आजादी से, तू खेल आजादी से। हर रंग में, हर रूप में, रिश्तों की छाँव में, रंगों की धूप में, कपड़े मुस्कुराते हैं।
कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. लेक सिटी, इस शहर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारी मेजेस्टिक लेक्स और लाहौर की ये सबसे सरसब्ज जगह यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट्स और एयर क्वालिटी को कई गुना इंप्रूव करते हैं। लेक सिटी की प्लानिंग की है दुनिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स ने। और मल्टी लेयर्ड क्वालिटी मेजर्स से इस इंड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को बना दिया है अगली कई सदियों के लिए इतना ही मजबूत, बिल्कुल हमारे इरादों की तरह। इन हाई क्वालिटी रेजिडेंसेस और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स एंड पेंट हाउसेस से जुड़े स्टेट ऑफ द आर्ट रोड नेटवर्क्स पर चलते जाएं तो शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स और जिंदगी के कई रंग चंद कदम पर ही मिल जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। अपनों से मिलने के लिए आते जाते रास्ते अब और करीब आ गए हैं। हर उम्र के बच्चों के लिए यहां पार्क्स भी हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर और जंगल से आए कुछ दोस्त भी। मल्टीपल स्कूल सिस्टम्स एंड टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हमारी ग्रैंड जामिया मॉस्क भी बस मुकम्मल होने के करीब है। Endless business opportunities. Lahore's most exclusive clubhouse जल्द ही एक members club बनने जा रहा है। इस शहर की रोशनी कभी ढलती नहीं है। यहां जिंदगी हमेशा जगमगाती है। लेक सिटी में मेरे साथ मोर देन 2000 फैमिलीज आपको अपनी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं। लेक सिटी, अ वर्ल्ड विद इन। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव की चीनी वैक्सीन सिनोफार्म लगाने का सिलसिला जारी है और इसी दौरान हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वैक्सीन किसी उम्र के अफराद के लिए मौजू नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इस मुतालिक बारहा अपनी तकारीर में खिताबों में ये कहते हैं कि हुकूमती कमेटी ने इस वैक्सीन से मुतालिक डाटा का जायज़ा लेकर फैसला किया है और ये सिर्फ 18 से 60 बरस के अफराद के लिए ज़्यादा मौजू करार दी गई है और इसे फ़िलहाल इस मरहले से सिर्फ उन अफराद को लगाने के लिए लाइसेंस फराहम करने की तजवीज़ दी गई है। और मकामी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर फैसल सुल्तान अपने खिताबात में और अपने बयानात में ये कहते रहे हैं, साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, हामला ख़वातीन और 18 बरस से कम उम्र अफराद के लिए ये चीनी वैक्सीन मौजू नहीं है। 60 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को फरवरी में पाकिस्तान आने वाली ऑक्सफोर्ड की ऑस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि इसी रवां महीने में हुकूमत की जानिब से ऑक्सफोर्ड की जानिब से जो है वो बनाई गई या रिसर्च लेबॉरेटरी में उसकी तस्दीक की गई एक वैक्सीन है जिसका नाम ऑस्ट्राज़ेनेका है, जिसका उस वैक्सीन को लगवाया जाएगा, मंगवाई जाएगी बड़ी तादाद में और फरवरी में उन अफराद को लगवाई जाएगी ये वैक्सीन जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है। डॉक्टर सलमान काज़मी, सेक्रेटरी YDA हमारे साथ मौजूद है। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये अभी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है। इस तरह से पहले भी आपने इस मुतालिक जिक्र किया था, अभी की क्या सूरत हाल है कोरोना की आपकी नज़र में?
कोरोना के केसेस अभी भी मुसलसल उसी तरह हैं जिस तरह सर्दियों के आगाज में थे, यानी कि अगर आप कहें कि इनमें कोई कमी हो रही है तो कोई किसी किस्म की कमी नहीं हो रही। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह म्यो हॉस्पिटल है, यहाँ इस वक्त 160 के करीब पेशेंट्स दाखिल हैं। पिछले माह यहाँ 120 के करीब फिगर चल रहा था। इसका मतलब है कि केसेस में एक थोड़ा सा इजाफा हुआ है और वो 160 पे आगे रुक गया है। ये नहीं हुआ कि एकदम बढ़ते चले जाएं और 400 पे चले जाएं। तो क्या जो दूसरी लहर थी बीमारी की वो अभी खत्म नहीं हुई, और लोगों ने, क्योंकि तालीमी इदारे भी खुल गए हैं और लोगों ने शादियां भी और सब एक फंक्शंस नॉर्मल शुरू हो गए हैं, उस वजह से जो घरों के बुजुर्ग हैं वो एक बहुत बड़े रिस्क पे चले गए हैं। और जितने भी अगर आप यहाँ पे मरीज देखेंगे आके, तो किसी के कोई वालिद हैं, किसी के चचा हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के रिश्तेदार यहाँ दाखिल हैं, जो कि डॉक्टर्स ऑब्वियसली घर बीमारी अस्पताल से ही लेके जाते हैं और जाके माँ बाप को लगा देते हैं। और उसके बाद क्योंकि बूढ़े आदमी में कुव्वत मुदाफियत कम है, तो इसलिए नौजवानों को तो शायद कोरोना से कुछ नहीं होता, मगर घर में बुजुर्गों के लिए वो अपना जो है एक जान का खतरा बन जाता है। और अभी भी जो सिचुएशन है, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ बेहोशी के, उनके वालिद की 1 हफ्ता पहले डेथ हुई है, 1 हफ्ते बाद वालदा की भी डेथ होगी इधर आईसीयू में। तो आप ये देखें कि ये बीमारी किसी भी तरह कम नहीं हो रही और ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ प्रोबेबली रहनी है और ये खतरनाक। अच्छा डॉक्टर साहब, डेली बेसिस का अगर रेशियो हम देखें, डेली बेसिस का अगर हम तनासुब अगर हम इसका निकालें, तो डेली बेसिस पे बताइएगा कि इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है डेली बेसिस पर कोरोना वायरस की जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? पिछले जब से तालीमी इदारे खुले हैं तो थोड़ा बढ़ा है और अब ये एक स्टैटिक है, इस वक्त ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, मगर ये कि ये फिर भी एक पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है, लोग खुद अपनी मौत को आवाज मारने वाली ये बात है कि लोग मास्क का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल नॉर्मली गप्पे लगाएं और बैठें रेस्टोरेंट्स पे और एक दूसरे को इन्फेक्ट करें। और ये मेरे ख्याल है कि ये खुदकुशी भी है कि अगर आप मास्क इस्तेमाल ना करें और जब आपको पता है कि शहर में या पूरे मुल्क में या दुनिया में एक वायरस फैला हुआ है जिससे लोग मर रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादती कर रहे हैं। प्लस ये कि वैक्सीन का जो प्लान है ये भी 3 साल 4 साल प्लान है। इस मुल्क की 22 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगाना आसान काम नहीं है। यहाँ तो आज तक हम पोलियो की वैक्सीन नहीं लोगों को लगा सके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कोरोना वैक्सीन कैसे लग जाएगी सबको इतनी जल्दी। और फिर दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीनेशन अब इन्होंने वॉक इन कर दी है। पहले ये था कि आप नादरा को अपना SMS करते थे और फिर वो आपको आगे से बताते थे कि आपने फलां जगह पे जाना है और फलां सेंटर पे आपकी वैक्सीनेशन होगी। वो सिलसिला खत्म हो चुका है और अब आज से वॉक इन शुरू कर दिया उन्होंने तमाम डॉक्टरों के लिए। अच्छा। यानी कि जो डॉक्टर है वो अपना सर्विस कार्ड दिखा के अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं। अच्छा। मगर असल में सवाल फिर वही पैदा होता है कि के लिए बताया गया, जो पहले सेशन में फ्रंट लाइनर्स को लगाए, डॉक्टर्स खास करके, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का सिलसिला खत्म कर दिया है कि अपना जो सर्विस कार्ड है उसको दिखा के वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है डॉक्टर्स के लिए। हाँ जी, जरूरत नहीं थी उसके रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली अस्पताल के मुलाजिम है, तो उनका रजिस्ट्रेशन और उनका रिकॉर्ड तो पहले ही ऑलरेडी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो रेशो बढ़ता जा रहा है उनमें तादाद किसकी ज्यादा है? नॉन स्मोकर्स ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या स्मोकर्स की तादाद ज्यादा है जिनको कोरोना वायरस हुआ है या उनके केसेस रिपोर्ट हुए हैं? इस तरह की कोई खबरें आपके पास? देखिए सर, स्मोकर्स की तादाद डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि उनके फेफड़े पहले डैमेज हुए होते हैं और उनको नुकसान होता है बहुत ज्यादा फेफड़ों को उनकी कोरोना वायरस से, और मौत का बायस भी ये वायरस उनके अंदर बन सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो वैक्सीन बताई जा रही है, इसका ऑक्सफोर्ड की रिसर्च लेबोरेटरी के बाद जो पाकिस्तान में मंगवाई गई है एस्ट्राजेनेका के नाम से, जो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हो गया, फरवरी में इसका आगाज़ हो जाएगा इस वैक्सीन को लगाने का। तो ये बताइएगा, जो पहले वैक्सीन मंगवाई गई थी उसमें और इसमें फार्मूले में क्या फ़र्क है? जो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगाई जा रही है और जो उससे कम उम्र के लोगों को लगवाई जा रही है वैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन के फार्मूले में आप क्या समझते हैं फ़र्क है? ये सर फर्क इतना है कि ये अपना जो बूढ़ों को लगाई जाएगी उसका ट्रायल बूढ़ों पे हुआ है और जो नौजवानों को लगाई जा रही है उसका ट्रायल नौजवानों पे हुआ है। और इस वजह से जिस वैक्सीन का जिसके डाटा अवेलेबल है, जिसकी सेफ्टी का, उसी के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि कंपनियां अपने पे रिस्क नहीं लेती हैं और वो कहती हैं कि जी इसको आप क्लिनिकल ट्रायल के मुताबिक जिसके लिए बेस्ट है जॉन से वाली वो उसको वो लगाएं।
ठीक है, डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, सेक्रेटरी YDA हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, तफसील आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, दो किस्म की वैक्सीन है हुकूमत की जानिब से। एक वैक्सीन मंगवाई गई है ऑस्ट्राजेनेका के नाम से, जो फरवरी में यानी कि रवां महीने पाकिस्तान पहुंचेगी, और वो वैक्सीन 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, चूँकि जो वैक्सीन इससे पहले मंगवाई गई थी जो फ्रंट लाइनर्स को लगाई जा रही है, और जो दीगर जिन्होंने इस कठिन मरहले में, इस कशीदा सूरत हाल में फ्रंट लाइन खिदमात सर अंजाम दी थी, तो हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया था उनको वो वैक्सीन लगवाई गई है जो पहले मंगवाई गई थी। वो वैक्सीन 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को नहीं लगाई जा सकती, चूँकि वो उनको रिएक्शन हो सकता है, फार्मूले में कुछ फ़र्क है, तो इस वजह से वो वैक्सीन फरवरी में आएगी एस्ट्राजेनेका के नाम से, और उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। और फरवरी में उनसे रब्ता किया जाएगा जिन हजरात ने इस वैक्सीन को लगवाने के लिए ख़ुद को रजिस्टर किया था अपने NIC के ज़रिए 1166 पर SMS के ज़रिए, और उनको फिर गवर्नमेंट या ऑफिशल्स जो भी सारे मामलात को देख रहे हैं वो उन लोगों से राबता करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग 6 का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है, हो चुका है। मैचेस का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो टीम्स हैं उनको भी मुतारिफ़ करवाया गया है। उन टीमों में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन कौन से कप्तान हैं, बैरूनी ममालिक से जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो किन किन टीमों में शमूलियत इख्तियार करेंगे, और फिर वो पाकिस्तान सुपर लीग 6 में अपना खेलेंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग 5 में हमने देखा कि बहुत सारे गैर मुल्की प्लेयर्स थे, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से दूसरी लहर है, और कुछ SOPs भी मुतारिफ़ करवाई गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और वो सारी SOPs जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई हैं। उनको कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 में, चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग 5 जो है वो बीच में ही कोरोना वायरस की वजह से कुछ मैचेस उसके रह गए थे, तो जब कोरोना वायरस का पैंडमिक थोड़ा सा हल्का हुआ, लॉकडाउन का जो है नफाज हुकूमत की जानिब से जो किया गया था उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद फिर बाकी के मैचेस हुए। लेकिन अभी की सूरत हाल इस तरह की नहीं है, लेकिन कुछ SOPs मुतारिफ़ करवाई गई हैं शायकीन क्रिकेट के लिए भी, और जो बैरून ममालिक से जो प्लेयर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान जो आ चुके हैं, उनके मुतालिक भी ये खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि वो एक मनफी टेस्ट के साथ पाकिस्तान आएंगे, और उनका एक और टेस्ट पाकिस्तान में होगा। उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि कितने दिन तक उनको करंतना रहना है। लेकिन जो मनफी टेस्ट के साथ जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको भी कुछ दिन क्वारंटाइन रहना होगा, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकेंगे, और उसके बाद ही वो फिर ऑफिशियली मैच में जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने HPL पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के शेड्यूल का ऐलान किया है, और 22 फरवरी को इफ्तिताही मैच और फाइनल 22 मार्च को खेला जाएगा। लीग का इफ्तिताही मैच 20 फरवरी को खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के माबेन मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होगा, और अगले रोज़ इवेंट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में लीग के 5वें एडिशन की फाइनलिस्ट यानी कि लाहौर कलंदर्स और एडिशन 2017 की फातेह पेशावर ज़ल्मी की टीमें, जबकि दूसरे मैच में 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। नाज़रीन, 30 रोज़ा ये टूर्नामेंट होगा, और फाइनल 22 मार्च को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। 2017 के बाद पहली मरतबा होगा कि इवेंट का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। कोरोना वायरस का आलमी पैंडमिक है, वबा के दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स की सेहत और हिफाजत के लिए जो है हिफाजत के पेश नज़र कुछ एहतियाती तदाबीर भी, कुछ SOPs भी मुतारिफ़ करवाई गई हैं, और हिफाजत के पेश नज़र 34 मैचेस पर मुश्तमिल इवेंट कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। इवेंट का पहला मरहला नेशनल स्टेडियम कराची और दूसरा मरहला PCB हेडक्वार्टर्स कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी कि लाहौर में ये खेला जाएगा। दोनों शहरों में बराबर मैचेस खेले जाएंगे, ये इस शेड्यूल का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस मुतालिक कहा गया है तमाम टीमों में डे और नाइट मैचेस की तकसीम भी बराबरी की बुनियाद पर की गई है, और तमाशाइयों की आमद से मुतालिक कोई भी फैसला इवेंट से चंद रोज़ कबल किया जाएगा। और इस हवाले से हुकूमती सिफारिशात को मलहूज़ खातिर भी रखा जाएगा। और आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का स्पोर्ट्स पीरियड 15 फरवरी से शुरू होगा, और लीग में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए कराची आमद से कबल कोरोना वायरस का एक टेस्ट जो है वो मनफी लाना है, और दूसरा टेस्ट पाकिस्तान में होगा। नाज़रीन,
पाकिस्तान सुपर लीग का सिलसिला जो जारी है और शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खुश हैं पाकिस्तान सुपर लीग 6 के एडिशन से मुतालिक। और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ चुके हैं, मनफी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं PCB को, और आगे जो है उनको करंतना रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। पंजाब के मुतालिक हम आपको बताएं कि तो हमारी जो आखिरी स्टोरी होगी वो पंजाब से मुतालिक ये है कि पंजाब भर में जो जराइम का रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। CCPO लाहौर की जानिब से भी इक़दाम किए गए हैं, उनकी जानिब से भी बारहा ये कहा जाता है कि जो जराइम का रेशियो है पाकिस्तान खास करके पंजाब, खास करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से आए रोज़ कुछ खबरें गर्दिश करती रहती हैं स्नैचिंग की, स्ट्रेट क्राइम की नामालूम अफराद की जानिब से जो है वो डाकुओं की जानिब से दुकानें लूट ली जाती हैं, बैंक लूट लिए जाते हैं। रोज़मर्रा जो है इस तरह की खबरें आप तक भी पहुंचती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और मीडिया के ज़रिए जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप बैठ के वो खबरें देखते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है पंजाब में बढ़ती जा रही है। हम बात करते थे पहले कराची की, कराची में इस तरह की सूरत हाल है। कराची में लोग जो है रात को 9 से 10 बजे के बाद बाहर निकलना एक अपने लिए जान का ख़तरा समझते थे, कि जानो माल का ख़तरा समझते थे। लेकिन कराची की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होने लगी। लेकिन अभी की जो पंजाब की सूरत हाल है वो सेम, अगर कहें तो गलत ना होगा, जो सूरत हाल सिंध की थी, कराची की थी, वही सूरत हाल अभी पंजाब के और लाहौर के बासियों को उसकी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो पंजाब पुलिस है, पंजाब के CCPO हैं, लाहौर के CCPO हैं, उनकी जानिब से बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बयानात दिए जाते हैं कि इक़दाम किए जा रहे हैं, जो लोग जो अनासर मुलव्विस हैं, जो क्राइम के जो रेशो बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से भी और महकमा पुलिस की जानिब से भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से भी बारहा इस पर इक़दाम और हिदायत जारी की गई हैं। आवाम की जानो माल की जो हिफाजत है वो गवर्नमेंट की, लोकल जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, महकमा पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस सारी सूरत हाल से उसको कंट्रोल करें, ताकि आवाम का जो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हुकूक है, जिसमें उनको अशिया खुरोनोश सस्ती मिले, जिनमें उनकी जानो माल की हिफाजत हो, जो आज़ाद रियासत में एक सांस ले सकें, वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से, महकमा पुलिस की जानिब से उनको मिले, और जो उनकी जानो माल की हिफाजत है वो पुलिस की और लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है। तो इस पर भी कुछ गौर व खौस किया जाए और हिकमत अमली तरतीब दी जाए, मुरतब की जाए, ताकि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स और जराइम पेशा नासिर हैं उनको लगाम डाली जाए। नाज़रीन, बिग 7 प्रोग्राम में फिल वक्त इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।